हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। वंस अगेन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में हम लोग क्या देखने वाले हैं? प्राइम मूविंग फोर्स, वही एवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ प्राइम मूविंग फोर्स, कि जब हम आज़ाद हो गए तो आज़ाद होने के बाद हम अपनी इकोनॉमी को कैसे रन करेंगे, कैसे उसको एक्सेलरेट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम किसको रखें? इंडस्ट्री को रखें कि एग्रीकल्चर को रखें? अब ये हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के सामने, हमारे इकोनॉमिस्ट के सामने, हमारे थिंक टैंक के सामने एक क्वेश्चन मार्क आया। तो देखो, प्राइम मूविंग फोर्स का बेसिकली क्या मतलब होता है? प्राइम मूविंग फोर्स का मतलब ये होता है कि इकोनॉमी किससे रन करेगी, किस चीज़ से रन करेगी। अब दो ऑप्शन था उस समय, या इंडस्ट्री से रन कराए या तो एग्रीकल्चर से रन कराए। तो अब जो है डिबेट तो ये उठ गया कि अगर देश का डेवलपमेंट चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो हम किस चीज़ को अपना प्राइम मूविंग फोर्स बनाएं। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उसने अपने देश को रन कराने के लिए, उसको एक्सेलरेट करने के लिए, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उन्होंने डिसाइड किया, क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री जो है वो हमारा प्राइम मूविंग फोर्स होगा। ठीक है, अब समझना यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहीं से सब कहानी स्टार्ट होगी कि वेदर इंडिया शुड हैव गॉन फॉर एग्रीकल्चर as its prime moving force for better prospects of development is a highly debatable issue even today among expert। कि आज भी अगर हम बात करते हैं तो उस समय हम एग्रीकल्चर को अपना प्राइम मूविंग फोर्स बना सकते थे। ठीक है, लेकिन हमने अपने देश का प्राइम मूविंग फोर्स इंडस्ट्री क्यों रखा, इस बात को लेके आज भी बहस होती है। ठीक है ना, हमने इंडस्ट्री क्यों रखा, एग्रीकल्चर क्यों नहीं रखा। ठीक है, अब समझते हैं। एवरी इकोनॉमी हैज़ टू गो फॉर इट्स डेवलपमेंट थ्रू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इट्स नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। याद रखना है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी देश का डेवलपमेंट होता है, किसी भी देश में अगर ग्रोथ आता है, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट बेसिकली कैसे होता है? वो अपने ह्यूमन रिसोर्स का यूज़ करती है और अपने देश में जो उसके पास संसाधन है, चाहे वो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कोयला हो, चाहे क्रूड ऑयल हो, चाहे कुछ भी हो, तो उन दोनों को एक्सप्लॉइट करके ही वो डेवलपमेंट की तरफ। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है आप काम करते हैं, और नेचुरल मतलब है कि कोयला, और अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो वो बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज है। तो जब तक हम इन दोनों का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे तब तक हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाएंगे। अब ये भी डिपेंड करता है कि हमारे पास कितनी अवेलेबिलिटी है और कितनी नॉन अवेलेबिलिटी है उन रिसोर्सेज की। समझ में आई कि नहीं है? और हम किससे अपनी इकोनॉमी को क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि एग्रीकल्चर भी हम रख सकते थे, इंडस्ट्री भी रख सकते थे, लेकिन हमने शुरुआती दौर में क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर को नहीं रखा, हमने किसको रखा, इंडस्ट्री को रखा। वही आपकी इकोनॉमी को डिसाइड करती है कि हम कैसे चलेंगे। द पॉलिटिकल लीडरशिप सेलेक्टेड इंडस्ट्री एज द लीडिंग फोर्स ऑफ द इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद हमने इंडस्ट्री को बना लिया अपना पैमाना, कि इसी पैमाने से हम अपने देश की इकोनॉमी को क्या करेंगे, रन करेंगे। गिवन द अवेलेबल रिसोर्स बेस, इट सीम्स an illogical decision, as India lacked all those prerequisites which could suggest the declaration of India industry as its prime mover। अब प्रश्न ये उठता है कि हमको लगता है ऐसा कि ये इलॉजिकल है, कि हमें एग्रीकल्चर रखना चाहिए था, ना कि इंडस्ट्री रखना चाहिए था। तो आखिर इंडियन गवर्नमेंट ने क्यों जो है ये डिक्लेयर कर दिया इंडस्ट्री हमारा प्राइम मूवर होगा? ये इलॉजिकल बात है। इंडस्ट्री रखना चाहिए था। हम भी आज, हम और आप आपस में बात करते हैं तो हम कहते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसके बाद भी हमने इंडस्ट्री को क्यों रखा? तो ये कहीं ना कहीं इलॉजिकल लगता है। अब क्यों लगता है लॉजिकल? ऑलमोस्ट नो प्रेजेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, क्योंकि जब हम आज़ाद हुए तो उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ था ही नहीं, न पावर, न ट्रांसपोर्टेशन, न कम्युनिकेशन। दूसरा पॉइंट, निजेबल प्रेजेंस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, आयरन, स्टील, सीमेंट, कोल, क्रूड ऑयल, ऑयल रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ था ही नहीं। ठीक है, लैक ऑफ इन्वेस्टेबल कैपिटल आइदर बाय द गवर्नमेंट और द प्राइवेट सेक्टर। न प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा है, न गवर्नमेंट के पास पैसा है कि वो कैपिटल इन्फ्यूज़ कर सके, क्योंकि भाई प्रोडक्शन करना है तो कैपिटल तो चाहिए ना। अच्छा, चौथा अगर हम बात करें, अब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड नो रिसर्च एंड डेवलपमेंट। किसी भी तरीके का ना आपके देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, या और ना टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकें। ठीक है, अब पाँचवा, लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर। अब इंडस्ट्री अगर आप बनाते हैं तो इंडस्ट्री को चलाने के लिए कोरोना तो नहीं ना हो गया मुझको, कि अगर इंडस्ट्री को चलाना है तो भाई स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत तो पड़ेगी, वो भी नहीं है आपके पास। अब्सेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एमंग द पीपल, ना कोई मतलब इतना ज़्यादा, आज तो चलो कुछ है भी कि नहीं, हाँ आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, उस ज़माने में तो वो भी नहीं था।
ठीक है ना, absence of market for industrial goods, ना बाजार आपके पास है, ठीक है। तो many other socio-psychological factor which acted as negative force for the proper industrialization of the economy। कि मतलब हम इन फैक्टर्स को देखें तो हमको ये पता चलता है कि हमें इंडस्ट्री नहीं, हमें एग्रीकल्चर रखना चाहिए था, ठीक है ना, यही बात यहाँ पे लिखी है। द ऑब्वियस चॉइस फॉर इंडिया would have been seen the agriculture sector as the prime moving force of the economy because एग्रीकल्चर होना चाहिए था, ना कि इंडस्ट्री होना चाहिए था। क्यों? नंबर वन, एग्रीकल्चर क्यों होना था? नंबर वन, द कंट्री वॉज द कंट्री वॉज हैविंग द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ फर्टाइल लैंड। भाई दुनिया में सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड हमारी है, गंगा यमुना का मैदानी भाग यहीं पे है जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये भी है, ह्यूमन कैपिटल डिड नॉट रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ हायर ट्रेनिंग। खेती करने के लिए किसी भी तरीके की ट्रेनिंग की ज़रूरत तो थी नहीं, ठीक है, क्योंकि वो तो हम कर ही रहे थे। तो हमने इसको क्यों नहीं अडॉप्ट किया, हमने इंडस्ट्री को क्यों अडॉप्ट कर लिया? अच्छा, बाय ओनली ऑर्गेनाइजिंग आवर लैंड ओनरशिप। अगर मान लो कि अगर हमने अगर अपने लैंड ओनरशिप को ऑर्गेनाइज कर लिया होता, अपनी सिंचाई सुविधा अच्छी कर ली होती, और वो चीज़ें जो एग्रीकल्चर करने के लिए हमें इनपुट चाहिए हमने डाल दिया होता, तो इंडिया कुड हैव गॉन फॉर द बेटर प्रॉस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो भारत जो है ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ जाता, ठीक है ना। वंस देयर वॉज अ नो क्राइसिस ऑफ फूड, शेल्टर, बेसिक हेल्थ केयर etc टू द मासेज, वन गोल ऑफ डेवलपमेंट कुड हैव बीन रियलाइज अ जनरल वेलफेयर ऑफ द पीपल। और अगर हम ऐसा करते तो ये भी होता कि किसी को खाने की समस्या नहीं होती, पहनने की समस्या नहीं होती, और जो भी उसको बेसिक नेसेसिटीज वाली चीज़ें चाहिए वो उसको मिलता और लोगों का कल्याण होता, welfare of the people. Once the masses were able to achieve a level of purchasing capacity, India could have gone for the expansion of industry. जब एक बार अगर इंडिया ये सारी चीज़ें पा जाता, लोगों के पास परचेजिंग कैपेसिटी हो जाती, तो फिर वो इंडस्ट्री के लिए आगे बढ़ता। तो इंडिया वॉज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग एज मच सरप्लस इनकम फॉर इट्स मासेज एज वॉज रिक्वायर्ड बाई द इमर्जिंग इंडस्ट्री फॉर द मार्केट सक्सेस। वही वाली बात कि भाई हम जाते। अब यही चीज़ अगर हम देखें कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो भी 1949 में आज़ाद हुआ, टेकिंग अ रियलिस्टिक इवेल्युएशन ऑफ इट्स रिसोर्सेज, इट्स डिक्लेयर्ड एग्रीकल्चर एज अ प्राइम मूविंग फोर्स फॉर द इकोनॉमी। याद रखो कि जब चाइना आज़ाद हुआ तो उसने अपने देश की जो है प्राइम मूविंग फोर्स पीएमएफ को जो है डिसाइड किया कि जो हमारे देश का पीएमएफ होगा वो एग्रीकल्चर होगा, इंडस्ट्री नहीं होगी। द सरप्लस जनरेटेड आउट ऑफ एग्रीकल्चर वॉज सुटेबल इन्वेस्टेड टू डेवलप द प्री रिक्विजिट फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द कंट्री वेंट फॉर इट इन द 1970। और जब हमारे पास एग्रीकल्चर से पैसा आ जाएगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो रिक्विजिट की ज़रूरत है वो उससे पैसा कमा के हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में डालेंगे, जैसा कि चाइना ने 1970 में किया। द इमरजेंस ऑफ इंडस्ट्रिस्ट चाइना 1970 was so vibrant that impact was felt in the so-called highly developed and industrialized economies of the world. The industrial homework of China captured into a giant, जिसने इस तरीके से पूरे मार्केट को क्या कर लिया, ग्रैब्स कर लिया 1970 के बाद। तो was the political leadership of independent India not able to analyze the realities as we did above and concluded that agriculture should have been the moving force of the economy in place of industry? तो क्या ये प्रश्न आता है कि जो हमारे लीडरशिप थी, ये जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, तो उसने शायद रियलिटी को नहीं पहचाना, और उसने जो है केवल इंडस्ट्री को अपना जो है प्राइम मूविंग फोर्स बना लिया, जबकि उसको बनाना चाहिए था एग्रीकल्चर। पहला क्वेश्चन। दूसरा, is it possible that Pandit Nehru's command could have missed the rational analysis of Indian reality? A giant among the Asian visionary of the time, Mao was still to emerge the international scene. माओ जो है वो आगे निकल गया और पंडित नेहरू जो है वो पीछे रह गए। क्या ये है? ये बात है। माओ जेदांग जिसने जो है मॉडर्न चाइना का फाउंडेशन रखा, वो आगे निकल गया, और पंडित नेहरू जिसको एशिया का एक विजनरी बोला जाता था, क्या उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया? एक क्वेश्चन। हाउ इंडिया कुड हैव नॉट ऑप्टेड फॉर एग्रीकल्चर एट इट्स प्राइम मूविंग फोर्स, whose leadership had fought the nationalist movement on the Gandhian favor of the village agriculture and rural development? क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस में तो जो भी लोग थे वो गांधीयन फेवर वाले ही थे, और गांधी जी भी विलेज एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की बात करते थे। तो क्या नेहरू ने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया? पहला क्वेश्चन। इवन इफ गांधी वॉज नॉट इन गवर्नमेंट,
देयर वर मेनी डिवोटी गांधी, जो मैंने अभी बात बोली कि जो हम गांधीन सोशलिज्म को अडॉप्ट करते हैं, जो हम बात करते हैं गांव को, कृषि को, एग्रीकल्चर को, रूरल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने की, तो क्या हमने अपॉर्चुनिटी मिस की? क्या नेहरू ने अपॉर्चुनिटी मिस की, जो उस समय सबसे बड़े विजनरी थे एशिया के? एक क्वेश्चन। There were many decisions which were taken under the influence of the main political force of the time. Still, some very vital one were influenced by the visionary hunches of the political leadership, mainly being Jawaharlal Nehru. This is why the economic thinking of independent India is considered and said to be nurtured by the Nehruan economics even today. इसीलिए आज लोग यही बात कहते हैं कि नेहरूवन इकोनॉमिक्स है। इसीलिए जब आप तुलना करते हैं तो कभी आप ये तुलना नहीं करते कि गांधी टू नेहरू, आप तुलना करते हैं तो आप कहते हैं गांधी टू नेहरू टू मोदी, आप ये नहीं कहते हैं गांधी टू मोदी, ठीक है ना? जब भी आप तुलना करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात है। अब इस पे तमाम लोगों के अपने अलग अलग ओपिनियन हैं, लेकिन हम इस बात की जांच पड़ताल करेंगे कि आखिर हमने उस समय पे इंडस्ट्री को अपना प्राइम मूविंग फोर्स क्यों रखा, क्यों नहीं हमने एग्रीकल्चर को अपना प्राइम मूविंग फोर्स रखा। तो इसके ऊपर हम लोग विचार विमर्श करेंगे अगली क्लास में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज विवेक गुरुजी, बाय बाय।